आज की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए एक बहुत मार्मिक और संवेदनशील मुद्दे को डिस्कस करेंगे। शायद एक पोक्सो एलिगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अविश्वसनीय कहकर क्वेश्चन किया है। इसमें यह सवाल उठा था कि क्या पुराने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में दूसरे पक्ष के ऊपर दबाव बनाने के लिए पोक्सो एक्ट जैसे कठोर कानूनों को एक हथियार बनाया जा सकता है? क्या केवल रंजिश के कारण पूरे परिवार को प्रोसिक्यूशन के जाल में फंसाकर उनका जीवन तबाह किया जा सकता है? हम उस सुदेश जाखू वाले केस को भी डिस्कस करेंगे जिसके जजमेंट में लिखे गए सिद्धांत आज के पोक्सो एक्ट की जननी हुआ करते थे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे कार्ल मार्क्स की वह बात सच हो रही है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बात एक फूहड़ व्यंग्य के रूप में। यह वीडियो केवल जिज्ञासु व्यूअर्स के लिए है। मनोरंजन ढूंढने वाले व्यूअर्स को संभवतः इस बार वह नहीं मिल पाएगा। हालांकि एक एडवोकेट के रूप में यह वीडियो इसलिए उपयोगी है कि ऐसी झूठी शिकायतों को कैसे पहचाना जाए और इंडियन लीगल सिस्टम के साथ कदम ताल मिलाकर उन्हें कोर्ट्स में कैसे ध्वस्त किया जाए, यही सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का केस है ईश्वर चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल थी 18,035/2025, जिसे जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने 29 मई 2026 को, यानी कि बस अब से कुछ ही पहले डिसाइड किया था। इस केस के आरोपी पति और कंप्लेनेंट का विवाह 2008 में हुआ था। 2009 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद एक बेटा पैदा हुआ और वर्ष 2011 में पत्नी मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़कर चली गई। दोनों बच्चे पिता के साथ रहते रहे। लगाए गए आरोप के अनुसार मार्च 2024 में लड़की अपनी बुआ के घर गई हुई थी, जहां से वह मई 2024 में अपनी माता के पास चली गई। कुछ समय के बाद पत्नी ने मेरठ के एक पोक्सो कोर्ट में गंभीर आरोपों के साथ कंप्लेंट फाइल की। बयान आदि के बाद जब कोर्ट ने पति पक्ष को समन किया तो आरोपी लोग समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने देखा और कहा कि मां और बेटी के स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है जिससे प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए। मेडिकल एविडेंस की कमी जैसे मुद्दे उठाए गए हैं डिफेंस के द्वारा, लेकिन उनको ट्रायल के दौरान ही देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समनिंग ऑर्डर को सही माना, जिससे पीड़ित पति पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया। कंप्लेनेंट पत्नी ने 10 सितंबर 2024 को फाइल की गई कंप्लेंट में सन्न कर देने वाले आरोप लगाए थे। पहला आरोप यह था कि उसका अपलेंट पति शराब का आदी है और उसने अपनी 14 वर्षीय बेटी को, जो इस केस की प्रोसिक्यूटर्स होगी, उस 14 वर्षीय बेटी को अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ शारीरिक कुकृत्य किया है। जब उसने, बेटी ने, इसकी शिकायत करनी चाहिए तो पति की मां और पति की बहन यानी कि पीड़िता की दादी और बुआ ने उसे बुरी तरह से पीटा। पति और दादी ने पीड़िता को जबरदस्ती बुआ और फूफा के घर भेज दिया, जहां फूफा ने अनेक बार शारीरिक कुकृत्य किया। बुआ ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता अपनी बुआ के घर से भागकर माता कंप्लेनेंट के पास आ गई और कंप्लेनेंट ने मेरठ की पोक्सो कोर्ट में अपने पति, सास, ननद और नंदोई के विरुद्ध यह कंप्लेंट फाइल कर दी। आरोपियों ने आरोपों को काउंटर ब्लास्ट कहा, बदले की भावना से दाखिल किए गए। उनका कहना था कि आरोप बिल्कुल अकल्पनीय और असंभव हैं, जिनमें कोई तारीख, स्थान आदि नहीं बताया गया है। किसी किस्म का एविडेंस कंप्लेनेंट पत्नी की तरफ से नहीं दिया गया है, केवल आरोप इस कंप्लेंट में लगाए गए हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में यह पाया कि एक खाली और गोलमोल कंप्लेंट किसी को भी फंसा देने के लिए काफी है। कोर्ट के सामने यह बड़ा सवाल था कि क्या दशकों पुराने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, अनेकों केसेस और क्रॉस केसेस के बीच में बिना तारीखों वाले, बिना किसी पर्टिकुलर्स के, बिना मेडिकल एविडेंस के
पति पक्ष पर लगाए गए इन आरोपों को मुकदमे के रूप में चलते रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 7.1 से 7.4 में कहा कि केवल गंभीर यौन अपराध का आरोप लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसका कोरोबोरेटिव एविडेंस भी रिकॉर्ड पर लगा होना चाहिए। कानून केवल आरोप को नहीं देखता, बल्कि घटना के विवरण जैसे तारीख, घटनाओं का क्रम, अन्य परिस्थितियां और घटना के बाद का आरोपी का या कंप्लेनेंट का आचरण और प्राइमा फेसी एविडेंस को देखना भी जरूरी होता है। इसी से आरोप की सत्यता का असत्यता का पता लगता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बात ठीक है कि कंप्लेंट स्वयं में एक एनसाइक्लोपीडिया नहीं हो सकती, सारी बातें उसके भीतर नहीं समाई जा सकती, लेकिन वह इतनी खाली और गोलमोल भी नहीं हो सकती। गोलमोल माने ओमनीबस। इतनी खाली और गोलमोल भी नहीं हो सकती कि कोई आरोप ही ना उससे बनता हो। कोर्ट ने कहा कि कंप्लेंट में कोई भी बात ऐसी साफ साफ नहीं लिखी हुई है, कोई घटना ऐसी नहीं लिखी हुई है जिससे यह साबित होता हो कि अपेलेंट 1 पिता और अपेलेंट 4 फूफा उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जो सेक्शन 63 BNS के तहत शारीरिक कुकृत्य कहलाता हो। दूसरी जांच में सुप्रीम कोर्ट ने मां कंप्लेनेंट और बेटी पीड़िता की बिल्कुल एक जैसी स्टेटमेंट्स को परखा जो पोक्सो कोर्ट के सामने प्री समनिंग एविडेंस में बोली गई थी। जजमेंट के पैरा 7.5 और 7.7 में कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि कंप्लेनेंट और विक्टिम की स्टेटमेंट्स एक जैसी दिखाई देती हैं, बिल्कुल एक जैसी। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के लिए तो यह अच्छी बात हो सकती है कि दोनों एक जैसी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन दोनों की बिल्कुल एक जैसी स्टेटमेंट्स आना स्वाभाविक बात नहीं है। कंप्लेंट माता कंप्लेनेंट उसकी स्टेटमेंट और विक्टिम बेटी की स्टेटमेंट बिल्कुल हूबहू एक जैसी कैसी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक पैरट लाइक रिप्रोडक्शन है, तोते की तरह रटवाकर दी गई स्टेटमेंट है, और यह तभी संभव है कि छोटी उम्र की विक्टिम को कंप्लेनेंट और उसके परिवार ने ट्यूटर किया हो। उसका कौन सा परिवार? जहां वह अब अपने पति से अलग होकर रह रही थी, यानी कि पत्नी के माता पिता द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब कुछ सिखा पढ़ा कर तैयार किया गया नजर आता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पोक्सो जैसे केस में कोर्ट बच्चे की सुरक्षा को गंभीरता से देखता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखता है कि विक्टिम का कथन कहीं किसी पुराने विवाद के आधार पर तैयार करवाया गया कोई एक रट्टा मात्र तो नहीं है। जजमेंट के पैरा 7.8 से 7.11 तक और पैरा 8 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की विश्वसनीयता को भी परखा। पिता और फूफा पर सेक्सुअल असॉल्ट के विकृत आरोप लगाए गए हैं। दादी और बुआ के विरुद्ध मारपीट, धमकी और अत्यंत गंभीर शारीरिक चोट जैसे भयानक आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हर पोक्सो केस में मेडिकल एविडेंस हमेशा अनिवार्य नहीं होता, लेकिन जहां की आरोप यौन प्रताड़ना है, शारीरिक चोट है, दर्द आदि से जुड़ा हुआ है, वहां रिकॉर्ड पर कोई ना कोई तो मेडिकल एविडेंस होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस या इंजरी रिपोर्ट या अस्पताल का रिकॉर्ड या इलाज का विवरण जैसी कुछ भी सामग्री नहीं मौजूद है जिससे आरोपों की सच्चाई पर संदेह होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 115(2) BNS, जो पहले 323 IPC हुआ करता था, के अपराध के लिए चोट का एविडेंस तो होना ही चाहिए। इसी तरह से सेक्शन 351 BNS, जो पहले 503 या 506 की धमकी हुआ करती थी, इस धमकी का असर विक्टिम पर दिखाई भी देना चाहिए कि वह डर गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सेक्शन 352 BNS, जो पुराने टाइम में 504 IPC हुआ करता था, उसके लिए अपमान और शांति भंग की मौजूदगी भी होनी चाहिए। केस की फाइल में ऐसा कोई भी लीगल एविडेंस मौजूद नहीं था, इसलिए कोर्ट ने एक तारीख विहीन तथा गोलमोल आरोपों के आधार पर ट्रायल को जारी रखने से साफ इनकार कर दिया और प्रोसिक्यूशन की इस झूठी कहानी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से दिल्ली हाई कोर्ट में सुदेश जाखू वर्सेस स्टेट के केस में
जस्टिस जसपाल सिंह की कोर्ट में एडवोकेट अरुण जेटली की बहस को साक्षात सुना व देखा है, जिसमें कोर्ट में बैठे हुए लोग ऐसे रोया करते थे जैसे किसी धारावाहिक के भावुक सीन पर रोते हैं। उस केस में एक बच्ची के साथ शारीरिक क्रूरता करने वाले आरोपी केवल इसलिए बच गए थे कि तब एक उचित कानून नहीं था। उसी केस से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने परिपक्व होकर आज के पोक्सो एक्ट की नींव रखी है। पोक्सो एक्ट उसी सुदेश जाखू वाले केस से विकसित होना शुरू हुआ था जो 2012-2013 में पूरा हुआ। आज उसी पोक्सो एक्ट का सहारा लेकर सुदेश जाखू की नकली और पायरेटेड कहानियां तैयार की जा रही हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है। स्थिति इतनी खूंखार बना दी गई है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट को बचाव के लिए आगे आना पड़ा है। हमारे यहाँ लीगल एक्सट्रीम्स का दौर चलता रहता है और फिर उसका पलट होता है। हमने 498A IPC का दौर देखा, फिर उसके बाद उसका पलट देखा। लगता है कि अब हम पोक्सो का दौर देख रहे हैं और जल्दी ही उसका पलट भी देखना शुरू हो जाएगा। शायद ये केस ऐसा पहला केस इस पलट की शुरुआत करने वाला है। यही मार्क्स का बताया हुआ वह फूहड़पन है जिसकी यात्रा को त्रासदी से लीगल व्यंग्य तक घटित होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। पिछले 50 साल में यही हुआ है। जब केस झूठे बयानों, कमजोर रिकॉर्ड और उलझी हुई कार्रवाई में फंसने लगे, तब सामान्य सलाह काम नहीं आती। वहां वो आंख चाहिए जो फाइल की खामोश लाइनों को भी पढ़ सके। वो अनुभव चाहिए जिसने अदालतों में गवाहों को टूटते और रिकॉर्ड को पलटते देखा हो। इंडियन लीगल सिस्टम में आपका केस किसी मशीन की तरह नहीं, एक अनुभवी एडवोकेट की तरह परखा जाता है। हमारी मुफ्त प्रारंभिक रिपोर्ट में पहले यह तय होता है कि लड़ाई कहां है और रास्ता किस तरफ से निकलेगा। उसके बाद ड्राफ्टिंग इस तरह होती है कि अदालत में अक्षत रिकॉर्ड बने। क्रॉस एग्जामिनेशन इस तरह से रचा जाता है कि झूठा गवाह अपने ही बयान में फंसने लगता है। फाइनल आर्गुमेंट्स किए जाते हैं तो टुकड़ों में बिखरा हुआ मुकदमा एक साफ न्यायिक निष्कर्ष में बदलने लगता है। फाइल सबके पास होती है पर फाइल की नब्ज हर कोई नहीं पहचान पाता। हमारी वेबसाइट को पढ़िए, वहां सरल भाषा में झूठे केसेस से बचने की युक्ति बताई गई है। हमारे YouTube चैनल को देखिए जहां जीवंत वीडियोस दिए गए हैं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। इंडियन लीगल सिस्टम के साथ मुकदमे को अंधेरे से निकालकर उजाले में ले जाइए।